हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। छुट्टियाँ कैसी कट रही है? तो चलो शुरू करते हैं। छुट्टियाँ वुट्टियाँ तो कटती रहेंगी, एनसीईआरटी भी तो पढ़ो भाई। तो आज हमारे पास कौन सा चैप्टर है आपका? आज हमारे पास आपका चैप्टर है सेल। आप कहोगे सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये सेल क्या होता है, ये सेल क्या होता है। चलो छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सेल होता क्या है। आपने कभी कोई बिल्डिंग देखी है? जैसे ही मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में अगर मैं आपसे पूछूं ये बिल्डिंग मिलके किस चीज़ से बनी है, तो आप कहोगे सर सर ये बिल्डिंग तो सर दीवारों से मिलके बनी है सर। अब मैं वही पूछ लूँ आपसे कि अच्छा तो ये दीवार किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर ये दीवार तो सर एक एक ब्रिक से मिलके बनी है, मतलब एक एक ईंट से ये दीवार बनी है और फिर दीवार से अपनी आपकी अल्टीमेटली बिल्डिंग बनी है। तो इसमें हम इस ब्रिक को क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्या है ये ब्रिक, इसमें क्या है? ये जो ब्रिक है ये इस बिल्डिंग का सबसे छोटा ब्लॉक है, सबसे छोटा ब्लॉक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये इसका एक सबसे छोटा यूनिट है। किसी भी चीज़ का सबसे छोटा यूनिट, किसी भी बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या है? एक ब्रिक है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, अमीबा में, बैक्टीरिया में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है आपका? सबसे छोटा यूनिट बताओ क्या होता है? सेल। क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट आपका होता है सेल। अब ये जो सबसे छोटा यूनिट हमें समझ आ गया। अब सेल से मिलके हमारा क्या बनता है? सेल से मिलके बनता है हमारा टिश्यूज। वही टिश्यूज फिर मिलकर बनाते हैं आपका ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। आप पूछोगे सर ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो ऑर्गन्स जैसे आपका लिवर हो गया, जैसे आपका हार्ट हो गया, तो यही सब मिलके आपका क्या बनाते हैं? फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका ब्लड फ्लो करता है, ऐसे सर्कुलेटरी आपका सिस्टम हो गया। ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी। अब मेरे को बताओ, अगर ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए हमारे पास सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू कहाँ से बन जाएंगे, और टिश्यू ही नहीं होगा तो ऑर्गन कहाँ से बन जाएंगे, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से बन जाएंगे, फिर अल्टीमेटली हमारे पास ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो सब, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कि सर ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो सर सेल है। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि सेल कितना इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे अगर हम देखें कि सेल सर होता किस किस में है सर, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमंस हो गए, सबसे पहले तो हम ही हो गए, इसमें सेल होता है। एनिमल्स हो गए, उसमें सेल होता है। ठीक है। प्लांट्स हो गए, होता है। बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया हो गए, आपके वायरसेस हो गए, इन सब में क्या होता है? ओ सॉरी, वायरस में नहीं होता यार। तो आपका जो बैक्टीरिया हो गया, इसमें ये क्या होता है? सेल होता है। अब जब भी आपसे कोई पूछे कि सर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सारे लिविंग बींग्स, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ आपका बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हम भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी जो चैप्टर है, एनसीईआरटी आपका क्या बोल रहा है। देखो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने इतना अच्छा वर्ड दिया है इसको, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्योंकि विदाउट इसके तो, सेल के तो हमारी ज़िंदगी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट अमंग्स द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट लाइफ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। सबसे सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो अपनी लाइफ है वो डीप इन द ओशियन हुई है। कहाँ पे? डीप ओशियन में आपकी लाइफ फॉर्म हुई है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं नहीं, ये एक स्मॉल पूल में हुई है, स्मॉल पूल में हुई है, जहाँ पर
जो कंडीशंस है, जो एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ, तो इसमें ये चीज़ हो रही है कंटिन्यूअसली। जो चेंजेस हो रहे हैं ना एनवायरमेंटल कंडीशंस में, वो चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी जगह पे हमारी लाइफ पाई गई है। पर एक चीज़ हमें पता लग गई कि लाइफ जो है हमारी वाटर में पाई गई है, ऐसा ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर रिसर्चर साइंटिस्ट मानते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं, हमको पता लग गया कि सेल है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी जो सेल से मिलके बनी है। तो अब जो हमको जानना है, हमको क्या जानना है कि जो हमारा पहला सेल बना होगा, पहली लाइफ फॉर्म हुई होगी, वो कैसे हुई होगी। जैसे होता है ना, आप बोलते हो कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो वैसे यहाँ पे भी एक लूप चल रहा है कि पहले लाइफ पहली बनी कैसे होगी। तो पहली लाइफ को देखने के लिए हमें पहले अर्थ को जानना पड़ेगा। ऐसा तो यानी कि आज के अर्थ को देखा और अगर ये लाइफ तो ऐसे बन रही है, ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता। हमको आज पता लगाने के लिए पहले वाली कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि हमारे पास लाइफ बनी कैसे थी, पहले अर्थ कैसा रहा था। तो अब बताओ पहले अर्थ कैसा रहा था। पहले अपना अर्थ क्या रहा था, पहले अपना अर्थ रहा था एकदम हॉट, जहाँ पे आपका क्या होता था, एकदम वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे। क्या होते थे आपके, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, ठीक है। कभी यहाँ पे वॉल्केनो फट रहा है, कभी वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर एकदम ऊपर रहता था, गर्म टेम्परेचर रहता था, कंडीशंस एकदम एकदम हार्म वो रहती थी, कभी कुछ रेडिएशन निकल रही है, एकदम हॉट रहता था। तो यहीं पे इन्होंने क्या किया, आज के ज़माने में या आज की अगर अर्थ को देखें तो वैसा एनवायरनमेंट कौन शो करता है, वैसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने लिया हॉट स्प्रिंग्स को। किसको, हॉट स्प्रिंग्स को। अब जो हमने इंडिया का एग्जांपल लिया, हमने इंडिया के लिए हॉट स्प्रिंग्स कहाँ से लिए, पूगा वैली इन लद्दाख। अब आप देखोगे, आप कहोगे सर जी पूगा वैली, ठीक है मैं समझ गया लद्दाख में पूगा वैली होगी, पर लद्दाख तो अगर मैं थोड़ा बहुत जान रहा हूँ तो लद्दाख तो ठंडा होता है, तो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग कैसे हो गए। वही देखो, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ हॉट स्प्रिंग्स होते क्या है। अब आप देखना, ये हॉट स्प्रिंग्स होते क्या है, हॉट स्प्रिंग्स आपके होते क्या है। आप हॉट स्प्रिंग्स को एक सीधा सीधा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो कि ये अर्थ की आपकी सरफेस है, यहाँ पे अर्थ के पोर्स हैं, या फिर कोई भी एक मान लो जहाँ से आपका पानी पास आउट हो सकता है। जो अर्थ की सरफेस से जो पानी आ रहा है, अब वो बताओ ठंडा होगा या गर्म होगा। अर्थ की सरफेस से जो पानी आ रहा है वो ठंडा होगा या गर्म होगा। ऑब्वियसली जो अर्थ का इनर सरफेस होता है वो क्या होता है, वो होता है हॉट। तो जो यहाँ से पानी आ रहा है और वो इन पोर्स में से निकल रहा है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या होगा, हॉट। वो क्या होगा, हॉट वाटर होगा। तो जो फुहारे की तरह ऐसे करके निकलता है ना यहाँ से, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। ये जो पानी फुहारे की तरह यहाँ से हॉट वाटर निकल रहा है, इसी को हम हॉट स्प्रिंग्स बोल देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हॉट नहीं है, यहाँ पे लद्दाख है, ये तो यहाँ पे ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ठंडा है ना, बट यहाँ से जो पानी निकल रहा है ऐसा थोड़ी यहाँ से निकलते तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। वो पानी तो गर्म निकल रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हॉट स्प्रिंग्स इन पूगा वैली, या फिर जहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स कैसे होते हैं कि सराउंडिंग में बेशक ठंड है, बट फिर भी वो पानी वहाँ से गर्म फुहारे का पानी निकल रहा है। तो यहीं का इसका एग्जाम्पल लेते हुए साइंटिस्ट ने हमको बताया कि चलो हम इस हॉट स्प्रिंग्स का एग्जांपल लेते हैं। आप बोलोगे सर आप हम हॉट स्प्रिंग्स का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हॉट स्प्रिंग्स आपका जो एनवायरनमेंट शो करती हैं, वो आज से 3.5 बिलियन साल पहले का जो अर्थ रहा होगा ना, अर्थ रहा होगा, जो कंडीशंस रही होंगी, उसका जो आज कंडीशन शो करता है, वो कौन शो करता है बेटा, वो आपका शो करता है आपका हॉट स्प्रिंग। कौन शो करता है, आपका हॉट स्प्रिंग्स। तो इसका तो लेना ज़रूरी है ना, रिसर्च इसका करना ज़रूरी है, तो हमको पता लगेगा पहले लाइफ, उस समय लाइफ कैसे बनी होगी। ठीक है। अब जब साइंटिस्ट ने, अब आप बोलोगे सर कौन से साइंटिस्ट, तो हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। अब आप जब पैलियो साइंस वर्ड सुनते हो, जो पैलियो साइंस का मतलब होता है वो होता है प्राचीन अर्थ की, या फिर ओल्ड अर्थ की, जो हमारा पहले वाला अर्थ था उसकी पढ़ाई करना या उसकी रिसर्च करना, उसे ऑब्जर्व करना कि हमारा पहले अर्थ कैसा था, अब कैसा था, अब कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो इस चीज़ की पढ़ाई को ही या इस चीज़ की स्टडी को हम पैलियो साइंसेस बोलते हैं। तो यहाँ के साइंटिस्ट ने पूगा वैली में जो लद्दाख में है, यहाँ के हॉट स्प्रिंग को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो इसके आसपास है। इसके आसपास आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो जल्दी जल्दी इसके आसपास ना इकट्ठा हो जा रहा है, जो इसके आसपास क्या हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। अब वो जो इकट्ठा होके क्या कर रहा है, आप देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है। ठीक है, देखिए आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, पैलियो साइंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो प्राचीन भारत की, या सॉरी प्राचीन भारत नहीं, प्राचीन अर्थ की, ओल्ड अर्थ की या एंशियंट अर्थ की जो भी हम स्टडी करते हैं उनको पैलियो साइंसेज, उस स्टडी को हम पैलियो साइंसेज बोलते हैं। अब वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या देखा, इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी करके दे फाउंड आउट दैट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो बहुत जल्दी जल्दी इसके आसपास इकट्ठा हो जा रहा है। अब वो इकट्ठा होके कर क्या रहा है, तो दिस डिपॉजिट्स may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बना होगा उसको क्या हुआ होगा, इन्होंने हार्मफुल रेडिएशन से बचाया होगा, पहला इन कैल्शियम कार्बोनेट ने, दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन से बचाया होगा, जो कि क्या करा, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि जब एक सेल होता है, जब हमारे पास एक सेल होता है तो इस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, जैसे मान लो ये सेल है, ये आपका कोई एक सेल है, तो इसके बाहर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल को एग्जिस्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। विदाउट मेम्ब्रेन सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हमें पहले क्या पता लगता है कि जब फर्स्ट मेम्ब्रेन बनी होगी, जब फर्स्ट मेम्ब्रेन बनी होगी तब ही पहला सेल सरवाइव कर पाया होगा, तभी पहला सेल सरवाइव कर पाया होगा। अब एनसीईआरटी आपकी क्या बताती है, आगे आपकी एनसीईआरटी बताती है ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हम समझ गए, सही है सर एनसीईआरटी। अब आगे बढ़िए। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। अब जो सेल है वो एक सबसे छोटा यूनिट होता है जो दिखाता है कि वो सब कुछ खुद कर सकता है। एक सेल और मल्टीपल सेल्स मिलके सब कुछ खुद कर सकते हैं, वो एक बेसिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारे पास क्या, जैसे हमारे को क्या क्या पता है, जैसे अपना बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। क्या होता है, एक सेल होता है। जब जिसके पास एक सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। और वहीं पे वाइल अदर लाइक प्लांट्स हो गया, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर हम ह्यूमंस हो गए, हम कौन है, हम है मल्टीपल सेल्यूलर। कौन है, मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं जो कि काम करते हैं एक साथ और हमारी बॉडी को फंक्शनल रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जान लिया कि भाई अभी तक हमने क्या जाना, सेल होता है, सेल आपका यूनिसेल्यूलर होता है, और एक आपका होता है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब जो एक से ज़्यादा से मिलके बना हो, एक सेल से ज़्यादा से मिलके बना हो, जैसे 2 से 3 से मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस, उतने सेल से मिलके बना हो, तो वो होती है आपकी मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ये होते हैं वन सिंगल सेल्यूलर, इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, अब आगे आगे आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस फ्रॉम टिश्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल्स है, अब जो सिमिलर सेल्स होंगे वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, टिश्यूज बना लेंगे, और वही टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन्स बना लेंगे। अब इस ऑर्गन्स का जैसे आप ये देख लो, एक इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आपका नेजल पोर्स हो गया, फिर उसके बाद आपका नेजल कैविटी हो गया, फिर ट्रेकिया हो गया, फिर लंग्स हो गया, ये सारे ये चारों मिलके ये क्या बना रहे हैं, ये आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। और फिर इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे अंदर बॉडी में क्या हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, सांस ले रहा है लंग्स के थ्रू, नाक से सांस अंदर खींच रहा है, यहाँ से जा रही है एकदम ट्रेकिया के थ्रू, फिर लंग्स में एकदम सांस लेता है। तो वो पूरा सिस्टम मिलके क्या बनाता है आपका
रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इवन when cells are organized into tissues, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organism। चाहे आपका ऑर्गन्स हो गया, टिश्यू हो गया, सब कुछ हो गया, बट आपको जो फंडामेंटल यूनिट रहेगा वो आपका सेल ही रहेगा, क्योंकि विदाउट सेल ना आपका टिश्यू बन पाएगा, ना आपके ऑर्गन्स बन पाएंगे, अल्टीमेटली फिर आपके ऑर्गन सिस्टम या फिर बॉडी आपकी फंक्शनल नहीं हो पाएगी विदाउट सेल। तो अभी तक हमने जान लिया कि सेल हमारा सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। अब आगे आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है? आगे आपका एनसीईआरटी बोलता है कि दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। भाई यार ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, ये कैसे परफॉर्म करते हैं? तो व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल एंड हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमारी बॉडी में जो एक सेल दूसरे सेल से, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करता है कि हाँ भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं तुम्हारे, मेरे तो सही चल रहे हैं। और जो सेल है क्या वो फॉर एवर लिव करता है या वो मर जाता है बीच में ही, और वो मरता है तो कैसे मरता है, और फॉर एवर अगर लिव करता है तो कैसे लिव करता है? ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये आप इस एनसीईआरटी में आगे पढ़ोगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। अब आगे आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है? आगे आपका एनसीईआरटी बोलता है कि हाउ टू स्टडी सेल। ठीक है सर, हमें पता लग गया सेल होता है, पर हमें कैसे पता लगा? हमने सेल को कैसे पढ़ा होगा? हमने सेल को कैसे पढ़ा होगा? तो अब जो हम ह्यूमंस है, हमारी आंखों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम एक बियॉन्ड उसके हम देख नहीं सकते, ज़्यादा छोटी चीज़ों को हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। और कुछ कुछ लोग तो होंगे बेचारों को अभी से चश्मा लगा होगा, वो तो एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ पाते होंगे बिना चश्मे के। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे आपका क्या बताता है? यहाँ पे आपका बोलता है कि ह्यूमंस है, आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि बेटा ये आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ सर दिख रहे हैं। फिर आपको बोलूँ ये आपको अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, फिर आप बोलोगे सर सर दिख रहे हैं। फिर ये बोलूँ कि बेटा ये आपको अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, तो कहोगे सर अब मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहीं पे फिर मैं आपको एक और बार बोल दूँ कि बेटा अब बताओ, अब आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो सर एक ही है, ये तो सर एक ही है, पर मैं आपको बताऊँ ये तो दो हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्या? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और जो ह्यूमन की आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसको क्या इसको ये कितना होता है? 0.1 mm। कि एक बाल की थिकनेस से अगर दो सब्सटेंस की जो थिकनेस है वो अगर एक बाल की डिस्टेंस से, इससे थिकनेस से कम है, तो जो हम ह्यूमंस हैं वो इन दोनों में फ़र्क या इनको सेपरेट करके नहीं देख पाएंगे। हम इनको क्या करके देखेंगे? इनको वन करके ही देखेंगे। बेशक वो दो सब्सटेंस हैं, बट हमारी आई जो है वो बताएगी यार ये तो एक ही दिख रहा है मुझे, ये तो एक ही है। ये इसी को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। अब आगे आपका बढ़ते हैं हम, जिसमें आगे आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? आगे आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आईज। ठीक है, जब हम दो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं या फिर सेपरेट करके नहीं देख पा रहे, तो हम सेल्स को अपनी आंखों से कैसे पढ़ेंगे भाई? तो दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी के भाई सेल को इतना छोटे होते हुए इन्होंने कैसे पढ़ लिया। तो अभी हमने देखा, या फिर हमने क्लास 8th में, जैसे आप यहाँ पे आपको बोल रहा है क्लास 8th के चैप्टर 10 में आपने पढ़ा होगा जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंसेज। आपका कॉन्वेक्स लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपने पढ़ा होगा। या और जैसे एक होता है एन ऑब्जेक्टिव लेंस और एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो आपका मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन आपका सिंपल चीज़ है। जैसे यहाँ पे आपका ये है, इसको बड़ा करके अगर आपको दिख जाए तो व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्निफिकेशन। दिस इज व्हाट? मैग्निफिकेशन। आपने कभी देखा है, आप फ़ोन में फ़ोटो देखते हो, आपने फ़ोन में फ़ोटो को जूम करके देखा, आपने फ़ोन में फ़ोटो को जूम करके देखा,
तो फ़ोटो का साइज़ अलग हो जाता है? नहीं होता, फ़ोटो का साइज़ वही सेम रहता है, बट क्या होता है आपको पिक्चर क्लैरिटी के साथ दिखने लगती है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका मैग्निफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। अब हमारे पास यहाँ पे एक बड़े इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम क्या था? इनका नाम था रॉबर्ट हुक। इनका नाम क्या था? रॉबर्ट। तो ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले सेल देखा। किसमें? 1665 में। तो आप देखोगे कि जो एक वाइन की बोतल होती है ना, तो उसके ऊपर एक ऐसे करके ना एक ढक्कन होता है। ऐसे करके एक वाइन की बोतल के ऊपर ऐसे एक ढक्कन होता है। ये जो ढक्कन होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो बना होता है कॉर्क ट्री से। कॉर्क ट्री से। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको एक पतली सी इसकी झिल्ली ली, इसकी पतली सी एक लेयर ली और इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर लगा के देखा। तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया लाइक कंपार्टमेंट्स की तरह, इन्होंने जैसे बिल्डिंग्स में कंपार्टमेंट होते हैं ना, आप दूर से देखोगे तो ऐसे डब्बे 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 करके दिखते हैं, है ना? तो हर एक कंपार्टमेंट एक अलग सेल था, हर एक कंपार्टमेंट एक अलग सेल था। जैसे ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, हर एक जो कंपार्टमेंट था वो हर एक एक सेल था, ठीक है, एक सेपरेट सेल था। तो इनको ये बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो फिर इन्होंने सोचा इनको देख के, यार ये तो हमारे चर्च में जैसे मॉन्क्स होते हैं उन वो जिन रूम्स में रहते हैं, ये तो वैसे रूम्स टाइप लग रहे हैं। तो जो लैटिन वर्ड में उन रूम्स को क्या बोला जाता था? सेल्यूला। क्या बोला जाता था? सेल्यूला। तो इसी तरह इसको देखते हुए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? सेल। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि सेल किसने नाम दिया, हु डिस्कवर सेल, तो आपके पास आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। आपसे पूछता है कोई कि अरे ये किस सन में किया, तो आप बोलोगे 1665 में। और आप बोलोगे कि जो माइक्रोस्कोप है वो किसका था? इनका सेल्फ मेड था। इन्होंने किस पे किया? कॉर्क ट्री पे किया। कॉर्क ट्री का एक छल्ली सी। अब दूसरी चीज़ किया, इन्होंने जो सेल देखे थे, इन्होंने जो सेल देखे थे वो डेड सेल थे, वो डेड सेल थे, वो लिविंग सेल नहीं थे। तो इनको तो पता ही नहीं चला, जो रॉबर्ट हुक है इनको तो कभी पता ही नहीं चला कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी लाइफ होती है। आगे जो साइंटिस्ट इवोल्यूशन जैसे 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 हुआ, आगे रिसर्च हुई, उन लोगों के द्वारा पता लगा कि सेल में लाइफ होती है, फर्दर लाइफ होती है, उनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। फिर फर्दर आप इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे कि क्या क्या चीज़ें आगे होती हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो देखिए, ठीक है।